सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं स्वर्ण कमल जम्मू कश्मीर से। आज हमारे साथ रामबन के राजा हरदीप सिंह जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो ठीक, आप ठीक हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा संविधान के बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान है वो क्या है। सबसे पहले आपकी जनता को भी नमस्कार। नमस्कार। जो आपका सवाल है कि हमारा संविधान जी, संविधान एक सुप्रीम लॉ बुक है, ऐसी किताब जिसमें ये निर्देश दिया गया होता है कि जो ये सरकार है ये किस तरीके से काम करेगी, सरकार की क्या ड्यूटीज हैं देश के प्रति जी, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। ना सिर्फ सरकार की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी क्या जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। इसके साथ साथ जो जनता है, जनता की क्या हक है, क्या जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, ये सभी चीजें इस किताब में लिखी होती हैं। तो यही एक सिंपल लैंग्वेज में संविधान की डेफिनेशन है। जी सर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके निर्माता कौन है। संविधान के जो निर्माता, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, टोटल तो वो 7 मेंबर थे जी, पर जो उनको चेयर किया था, जो उनके चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और उनकी टीम को करीब करीब 2 साल जी, 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए। जी। मतलब एक बहुत लंबा समय लग चुका था इसको फ्रेम करने में। और आपको, आपकी और आपकी जनता की नॉलेज के लिए कि ये जो हमारा संविधान, भारत का संविधान है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपकी जनता को एक छोटी सी फैक्ट था, बताया गया। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि जो इसके निर्माता जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो एक विजनरी आदमी थे, तभी वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें नियर अबाउट 1.5 लाख से प्लस शब्द हैं, वो अगर फ्रेम कर पा रहे हैं इस चीज को, तो विजनरी तो वो होंगे जी। तो आप इस चीज को भी मानते हैं कि उनके साथ जो उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरह से उनके साथ जो है भेदभाव हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कष्टदेयी तो था जी, बट टाइम के साथ साथ उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर ले आ चुके थे जी। और 1940-45 के आसपास उनके जीवन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका था जी। तो उस टाइम उन्होंने फ्रेम भी किया कॉन्स्टिट्यूशन जी। 1952 में। हाँ, जो स्ट्रगल पीरियड था उनका वो पहले रहा, फिर उन्होंने काफी संघर्ष के बाद काफी अच्छी मुकाम भी पा लिया जी। बट जो मुझे, मेरा पर्सनली ओपिनियन जो मुझे लगता है, जो उन्होंने टफ टाइम फेस किया था, सब कुछ पाने के बाद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम भी कर दिया, 1952 के आसपास बॉम्बे में उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे। जी जी। बॉम्बे नॉर्थ में शायद। तो वहां पर नेहरू जी ने उन्हीं का जो असिस्टेंट था, उनका ही सेक्रेटरी तो जो था, उसको भी खड़ा कर दिया भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जो पहले उन्होंने इतना कष्ट लिया था जिंदगी में, तो कांग्रेस ने एक कष्ट उनको और दे दिया और हरवा दिया। तो बाकी तो हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर तो वही रहे हुए, कुछ तो उनमें काबिलियत होगी तभी वो वहां तक पहुंचे थे। आप कांग्रेस को इसमें ठहराएंगे कि कांग्रेस ने उनके साथ भेदभाव किया। देखो, ये पॉलिटिकल ज्यादा डीप क्वेश्चन है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही रहें तो बेटर रहेगा। सर, आप फंडामेंटल राइट के बारे में बताएंगे। हमारे देश जाने जाते हैं इस चीज को कि फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जिनको आपसे छीना नहीं जाता, जो फंडामेंटल है, जो हर एक व्यक्ति के हैं, जो भारत के टेरिटरी में रहता है जी, विद इन द टेरिटरी ऑफ बाउंड्री इंडिया। राइट। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स में जो मैं आपको सारे एक एक करके बताता हूं, उसका समझाता भी रहूंगा। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। सभी अमीर, गरीब, पैसे वाले, कम पैसे वाले, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास बेघर है, सबको बराबर हक दिया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी ये बोलता है, सब बराबर है जी। दूसरा बोलता है राइट टू फ्रीडम।
राइट टू फ्रीडम है कि सब के सब को आजादी का हक है, बराबरी के हकदार। बराबरी हो गया, इक्वलिटी, जी। और फ्रीडम हो गया आजादी। तीसरा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं हिंदू हूं जी। तो मेरा हक हिंदू मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप सिख हो जी। तो आपका सिख होने का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई अगर ऐसा करता है तो वो जुर्म है, वो फंडामेंटल राइट का हनन है। इसके बाद चौथा है राइट टू एजुकेशन, कल्चर एजुकेशन एंड एजुकेशन। इसमें यह होता है कि हर एक बच्चे को पढ़ाई का, इल्म, एजुकेशन जी। का हक है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। जी जी। पांचवा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है कि मैं कभी भी किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। ये जी। उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता जबरदस्ती कि चल मेरे साथ काम कर, मैं तेरे को बिना दिहाड़ी के काम नहीं करवा सकता, जी। जबरदस्ती काम नहीं करता। ये जबरदस्ती। आपके फंडामेंटल राइट का हनन है। जी जी। और जो आखिरी फंडामेंटल राइट, जो छठा फंडामेंटल राइट है, जो सबसे जरूरी फंडामेंटल राइट मैं मानता हूं, वो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो ये कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर आपके हनन हो रहा है जी। तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जी। हक है। आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो अपना हक पाने के लिए। आपका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जी। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एक न्यू बॉर्न बेबी का भी है जी। और एक 100 इयर्स के वृद्ध का भी है। इस तरह का कोई किसी के साथ हनन होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल, ये फंडामेंटल राइट वो राइट है जो इससे हर एक जनता जो भारत की टेरिटरी, भारत देश के अंदर है, जी। बाउंड्री के अंदर है, उसके ये हक है। जो सिटीजन है भारत का उसके ये है। इसके साथ साथ आपकी नॉलेज के लिए एक और था फंडामेंटल, जो 7वां फंडामेंटल राइट था, जो बाद में हटाकर दूसरी जगह रखा गया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी। जी। तो वो आप लोगों की नॉलेज का राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसे हटाकर दूसरे आर्टिकल में ला लिया हुआ है। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना हमें समय दिया और इतना जो संविधान के बारे में बताया है, जिससे हमारा जो भारतवर्ष चलता है, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है और पूरा वर्ल्ड हमारे संविधान को जानता है। तो आपने इसके बारे में बताया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और जी। मुझे अच्छा लगा काफी कि, और मैं अपनी थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।